सेक्टर जो फोकस में वो है पावर। एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर और एनएचपीसी ने राजस्थान सरकार के साथ एक करार किया है। विवेक से जानते हैं कि ये है क्या और लिस्टेड यूनिवर्स में क्या इम्पैक्ट आएगा। विवेक, गुड आफ्टरनून। वेल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले पूरा फोकस जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन एंड बहुत सारे कंपनियां अलग अलग स्टेट में उन लोग टाइप कर रहे, एमओयू कर रहे टू गो अहेड एंड सेटअप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, एनटीपीसी का जो है वो आईपीओ आएगा ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का। 10,000 करोड़ का आईपीओ है। एनटीपीसी ने पहले कहा था कि अराउंड 10% स्टेक डाइल्यूशन होगा। सो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान में कहा है कि उन लोग ऑलमोस्ट 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का एमओयू साइन किया है। 25 गीगावाट इज क्वाइट लार्ज। रिमेंबर, इंडिया का जो टारगेट है ऑलमोस्ट 300 गीगावाट का कैपेसिटी रीच करना है बाय 2030। तो 25 गीगावाट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर टुवर्ड्स दैट टारगेट। नेक्स्ट आते हैं हम टाटा पावर पे। टाटा पावर का टारगेट जो है वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव है। टाटा पावर ने कमिटमेंट दिया है कि 1.2 लाख करोड़ का उन लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे राजस्थान स्टेट में। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा पूरा डिटेल नहीं है, बट उन्होंने कहा है ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ होगा ओनली फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। उसमें से ऑलमोस्ट 10 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन, 60 गीगावाट सोलर होगा और 40 मेगावाट हाइब्रिड होगा। अलॉन्ग विद दैट 10,000 करोड़ ट्रांसमिशन सिस्टम, 20,000 करोड़ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम का अपग्रेडेशन में खर्चा करेंगे। उसके साथ ईवी चार्जिंग भी करेंगे एंड उसके साथ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। और तीसरा जो कंपनी है जो हम लोग डिस्कस करें वो है एनएचपीसी। रिमेंबर, एनएचपीसी ऑलरेडी एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो हाइड्रो पावर में है, बट उन्होंने भी ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का कमिटमेंट किया है खर्चा करने के लिए इन राजस्थान। और वो होगा डेवलपमेंट ऑफ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो सोलर भी होगा, फ्लोटिंग सोलर भी होगा, विंड भी होगा, एंड थर्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स। ये सब राजस्थान में होगा। सो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के कमिटमेंट आए फ्रॉम जस्ट 3 लिस्टेड कंपनीज इन राजस्थान। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। चलिए, सेक्टर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इलारा कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च के रुपेश सांके जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। रुपेश, गुड आफ्टरनून। रुपेश, पहले बात करते हैं, ये जो एनटीपीसी की सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस आईपीओ को, और क्या ये एक आपको लग रहा है ब्लॉकबस्टर आईपीओ होगा, और क्या इसका फ़ायदा अभी भी एनटीपीसी शेयर होल्डर्स इस एंटिटी के थ्रू उठा सकते हैं? गुड आफ्टरनून। अगर एनटीपीसी की बात करेंगे तो अभी उनका ऑपरेशनल कैपेसिटी 4,000 मेगावाट के आसपास है, और जो नेक्स्ट 3 साल का जो टारगेट है वो 20,000 मेगावाट का। और जो आज जो अभी रिसेंटली जो साइन किया है जो राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, वो उनका जो 60,000 मेगावाट का टारगेट है उस हिसाब से जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर 20,000 मेगावाट को अगर वैल्यूएशन करते हैं और अगर उसका अगर एबिटा अगर कैलकुलेट करता है FY 27 और 28 के बीच में, तो कम से कम 12,000 करोड़ का एबिटा आएगा। और उसको अगर 10 या 12 का ईवी एबिटा मल्टीपल देते हैं और जो डेट उनको चाहिए ये कैपेसिटी अचीव करने के लिए अगर वो निकाल देते, तो मुझे लगता है कि जो हमें लगता है जो मार्केट कैप है वो कम से कम 60,000 करोड़ के आसपास रहेगा। और अगर एनटीपीसी का अभी पेरेंट लेवल पे अगर उसको वैल्यूएशन करते हैं तो मुझे लगता है 65 रुपीज का वैल्यूएशन बनेगा। लेकिन काफी हद तक मुझे लगता है कि मार्केट ने थोड़ा बहुत उसको प्राइस इन कर दिया है, क्योंकि लेकिन एक पॉजिटिव है कि जब ये सब्सिडी अलग से करेंगे तो उनका फोकस काफी रिन्यूएबल पे होगा, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में हमने ऐसा देखा नहीं कि एनटीपीसी अग्रेसिव था रिन्यूएबल एनर्जी में। अभी मॉड्यूल कॉस्ट कम हो गया है, आपका टैरिफ भी स्टेबलाइज हो गया है, और बहुत सारे डिस्कॉम्स जो अभी का जो टेंडर आ रहा है फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल टेंडर्स करके, जहाँ पे आपके पास सोलर है, बैटरी है, फिर पंप हाइड्रो स्टोरेज है एंड बेस लोड, तो उस टेंडर को काफी अभी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो अभी लेट एंट्री कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे टाटा पावर हो गया है, एनटीपीसी है, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है और आगे जाके इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि एवरी ईयर अगर उनका बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ देखेंगे और जिस हिसाब से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएगा, मुझे लगता है एवरी ईयर वो लोग 3 से 4,000 मेगावाट का कैपेसिटी एडिशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो पूरा सेक्टर के लिए बेनिफिट है और इसमें इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है जिसका बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है लाइक एनटीपीसी, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी, उनको इसका ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। तो हमें लगता है कि एक वैल्यू अनलॉकिंग है। 60-65 रुपीज का शेयर होल्डर को, एनटीपीसी शेयर होल्डर को इसका बेनिफिट होगा।
लेकिन आगे जाकर अगर 2030 की बात करेंगे, 2032 की, तो इसमें पर शेयर वैल्यू का अपसाइड कम से कम 120 के रुपए तक हो सकता है। लेकिन नियर टर्म पर्सपेक्टिव में हमें लगता है 65 रुपीज का पर शेयर वैल्यू मिल रहा है एनटीपीसी शेयर होल्डर। आप रफली कह रहे हैं कि अगले 6 सालों में ये डबल होने की क्षमता रखता है, जिस तरह के वो नंबर्स उभर कर आ रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज रुपेश, अगर एक अंदाज़ा दे सके, ये जो कंपनियां अब रिन्यूएबल में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, उसमें से सबसे अट्रैक्टिव क्या है, या फिर सभी दे ऑल रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स, राइट? कि अगर हम एनएचपीसी जो प्राइमरीली हाइड्रो में थी वो भी सोलर में आ रही है, एसजेवीएन की तरफ से भी हो रहा है, और वहां पर शायद आगे चलकर ये सारी कंपनियां कुछ कुछ वैल्यू अनलॉक करना चाहेंगी। तो वैल्यूएशन वाइज ये सब ये पूरा पैकअप कैसे पॉइज्ड है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर वैल्यूएशन अभी आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, इनकी बात करेंगे तो मुझे लगता है मार्केट ने FY 30 और 32 में जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है उसको फैक्टरिंग करना चालू कर दिया है। तो अगर आप उनकी कंपनीज का ईवी एबिटा मल्टीपल देखेंगे तो 15 के आसपास चल रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 या 5 के आसपास चल रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो कंपनीज उसमें काफी हद तक मार्केट ने प्राइस इन कर दिया है। लेकिन लार्ज कैप अगर एनटीपीसी की बात करते हैं तो मुझे लगता है 2027 के बेसिस पे वो 2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहे हैं। उनका नेटवर्थ 2 लाख करोड़ होगा और मार्केट कैप 4 लाख करोड़ है। तो मुझे लगता है एनटीपीसी को इसका बेनिफिट होगा। टाटा पावर में भी काफी सारा बेनिफिट मिल रहा है। अगर वो सब्सिडरी बना देता है, सेपरेट लिस्टिंग करता है, तो उसमें भी वैल्यू अनलॉकिंग होने का चांसेस है। अभी अगर एनएचपीसी और एसजेवीएन की बात करेंगे तो काफी हद तक मार्केट ने लास्ट 2-3 साल में स्टॉक प्राइस 3x 4x हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन दूसरे जो कंपनीज है, जो मिड कैप कंपनीज बोल सकते हैं, जैसे एनएलसी इंडिया जो अभी रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सीईएसी जो अभी 3 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन अंडर कंस्ट्रक्शन है और 7 गीगावाट का प्लान कर रहे हैं 2030 तक, मुझे लगता है उनका प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल सीईएसी का, वो अभी 1.7 पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है, और बाकी कंपनीज देखेंगे ना, 4x के आसपास चल रहे हैं। तो वहां पे बड़ा वैल्यूएशन गैप क्रिएट हो रहा है। सीएसी, एनएलसी इंडिया, ये दोनों कंपनीज है, मुझे लगता है 3x कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ये कंपनी में वैल्यूएशन गैप होने के कारण मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा शेयर होल्डर को ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि पूरा सेक्टर अच्छा चल रहा है और ये वैल्यूएशन हाई मल्टीपल रहेगा, बिकॉज ये जो ग्रोथ है वो आगे 15-20 साल के लिए है, और उसके बाद जब भी बेस क्रिएट होगा तभी एनुअल कैपेसिटी एडिशन का भी रिक्वायरमेंट है। तो ग्रोथ तो होते ही रहेगा। लेकिन जो लार्ज कंपनी जो मैंने बात किया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, उसमें काफी हद तक मार्केट ने उसको वैल्यूएशन दिया है। तो जो कंपनीज को वैल्यूएशन नहीं मिला है, जिसमें वैल्यूएशन डिस्काउंट चल रहा है, वैसे कंपनीज जैसे एनटीपीसी आपके पास है, फिर टाटा पावर है, सीईएसी है, एनएलसी इंडिया है, ये 4-5 कंपनीज हमें लगता है कि यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा सेक्टर को। बाकी सेक्टर के लिए पूरा सेंटीमेंट और फंडामेंटल काफी पॉजिटिव लग रहा है। रिसेंट लिस्टिंग हुई थी प्रीमियर एनर्जी, उस पर कवरेज है क्या आपका? प्रीमियर कवरेज नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना कि इंडिया का सोलर मॉड्यूल्स अभी ओवर सप्लाई सिचुएशन में चल रहे हैं। 72 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी और जो एनुअल रन रेट चल रहा है वो 40 गीगावाट के आसपास होगा आगे जाके। तो मुझे लगता है 2030 तक हम लोग ने सोलर मॉड्यूल का कैपेसिटी क्रिएट कर दिया है। जो सोलर सेल्स में है, जैसे प्रीमियर एनर्जी, अदानी ग्रुप या टाटा पावर या अभी विक्रम सोलर जो आ रहा है, उनका सोलर सेल्स में कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, और सोलर का सेल का कैपेसिटी इंडिया में खाली 7 गीगावाट का है, और जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 30 से 35 गीगावाट का एवरी ईयर। तो मुझे लगता है उनका ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहेगा, उनका रियलाइजेशन पर मेगावाट काफी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है अगर 3-4 साल का टाइम होराइजन कंसिडर करता है तो प्रीमियर एनर्जी, टाटा पावर, उसमें सोलर का वैल्यू अनलॉकिंग होता है। ये कंपनीज में मुझे लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है और वैल्यूएशन भी सस्टेन रहेगा। मैं एक चीज़ रुपेश आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने इस साल देखा था 11% पावर डिमांड बढ़ी क्योंकि पीक समर था। उसके बियॉन्ड क्या आपको लग रहा है ये डिमांड आगे इसी स्तर पर बरकरार रहेगी? क्योंकि इससे पहले वाले साल में इतनी डिमांड नहीं थी, तो इस साल में ऑफ कोर्स हमने देखा इन स्टॉक्स में भी उसी तरह की रैली आई है जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है। आपके नंबर्स क्या कह रहे हैं, या फिर वो आगे डिमांड डेटा सेंटर्स ड्राइव कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर सितंबर की बात करेंगे तो सितंबर में फ्लैट ग्रोथ था, बिकॉज लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट ज्यादा था। लास्ट ईयर सितंबर में ग्रोथ 12% के आसपास हुआ था। लेकिन 2 साल की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 9% का पावर डिमांड ग्रोथ हुआ है। हिस्टोरिकल अगर 10-15 साल का अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वो पावर डिमांड और जीडीपी का जो रिलेशन है
तो 0.7-0.8 के आसपास था। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है जिस हिसाब से जो रेजिडेंशियल सेक्टर है, जो 20% ऑफ द टोटल पावर कंजम्पशन इंडिया का जहाँ से होता है, उधर मुझे लगता है इलेक्ट्रिफिकेशन काफी हद तक हुआ है। तो पावर फॉर ऑल जो स्कीम था स्टेट गवर्नमेंट का, वो काफी हद तक रीच हो गया है। तो वहां पे लोड शेडिंग जो पहले 12-15 घंटा चलता था, वो 4-5 घंटे तक आ गया है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो मुझे लगता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा आएगा और एग्रीकल्चर थोड़ा सा अच्छा ग्रो होगा। तो ओवरऑल जो पावर डिमांड और जीडीपी का जो कोरिलेशन है, जो हम लोग ने 0.8 के आसपास देखा है, वो डेफिनेटली डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, उसके कारण मुझे लगता है ये रेशो 1.1 के आसपास रहेगा। तो अगर इकोनॉमी 6.5% ग्रो हो रहा है, तो डेफिनेटली पावर डिमांड 7% से ग्रो होगा। इसीलिए हम लोग ने लास्ट वीक में देखा कि पावर मिनिस्ट्री बोल रहे हैं कि अपना पीक डिमांड जो रिवाइज करना पड़ेगा और अभी आगे जाके 458 गीगावाट होगा, जो पहले 384 गीगावाट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यह डिमांड ग्रोथ रहने वाला है और उसका बेनिफिट मर्चेंट प्लेयर्स को एज वेल एज जो कन्वेंशनल एनर्जी है, जिसके एसेट डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पे चल रहा है, जिसका पीएलएफ इम्पैक्ट हुआ है, उनको भी बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है सारे वैल्यू चेन को इसको बेनिफिट होगा और थर्मल ऑर्डरिंग वापस आ सकता है थोड़ा बहुत अगर तो मुझे लगता है जो कंपनीज बॉयलर टरबाइन में हो या ईपीसी प्लेयर्स बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल अगर पावर कैपेक्स की बात करेंगे, तो नेक्स्ट 10 साल में कम से कम 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसका बेनिफिट एंटायर वैल्यू चेन को होगा, जनरेशन को होगा, ट्रांसमिशन को होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी प्लेयर, सारे कंपनीज को बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है ये काफी अच्छा टाइम है पावर सेक्टर के लिए। वैल्यूएशन हाई रहेगा, लेकिन कुछ कुछ कंपनी में वैल्यूएशन गैप है, डिस्काउंट है, वो कंपनी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकती है। ओके, मैं आपने सिंस एनएलसी की बात की, मैं उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था। फ्लोट तो बहुत कम है यहाँ पर, तो अगर कुछ मूव आ गए तो बाकी में बड़े मूव आ सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्क फैक्टर भी है क्या रुपेश जी, क्योंकि ये पीएसयू कंपनी है? आपने सही पॉइंट बोला, उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 72% स्टेक है, लेकिन ऐसा चीज हमने एनएचपीसी में भी देखा है, एचजेवीएन में भी देखा था, जब भी उनके स्टॉक प्राइस 40-45 पे चलते थे, स्टॉक वैल्यूएशन होता है। और दूसरा चीज है कि फंडामेंटल अच्छा ग्रोथ, जैसे एनएलसी की बात करेंगे तो 6000 मेगावाट का कैपेसिटी है, उनका टारगेट 20,000 मेगावाट तक है 2030 में। तो जो उनका इक्विटी है, जो रेगुलेटेड प्लस अनरेगुलेटेड, जो अभी 11,500 करोड़ चल रहा है, वो जाके 28,500 करोड़ होगा। और जो वैल्यूएशन अभी मिल रहा है, जो अभी 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उस बेसिस पे मार्केट कैप टू इक्विटी जो है, वो हार्डली 1.4-1.5 टाइम्स है और बाकी कंपनी जो चल रहे हैं वो 2.5-3x के आसपास है। तो डेफिनेटली कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, रेगुलेटेड इक्विटी में ग्रोथ है, एश्योर्ड कैश फ्लो है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो उनका कॉस्ट ऑफ डेट भी लो रहेगा। तो मुझे लगता है उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है। ये डाइल्यूशन थोड़े बहुत होते रहेगा, गवर्नमेंट का स्टेक 72% है, वो 60% तक भी आ सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग काफी अच्छा है नेक्स्ट 10-12 साल के लिए, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो मजबूत फंडामेंटल्स और स्टॉक एनएलसी इंडिया इनको पसंद है, ये इनकी टॉप पिक है, लेकिन एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे काउंटर्स में भी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक डिटेल्ड एनालिसिस रुपेश पेश करते हुए कि क्या पॉजिटिव्स है दरअसल पावर सेक्टर में और किस तरह के रिटर्न्स ये स्टॉक्स आगे आपको कमा कर दे सकते हैं। चलिए, वक्त हो रहा है 4 के